हेलो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं बेसिक्स ऑफ एक्सेल सिखाऊंगी। पहले शुरू करने से पहले वीडियो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूलना मत। और अभी हम पहले एक एक्सेल का फ़ाइल बनाएंगे। आज मैं एक्सेल का बेसिक सिखा रही हूँ, राइट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब पहले फ़ाइल कैसे बनाते हैं। ये मेरे पास आगे मेरे एक लैपटॉप है। लैपटॉप का ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन में कुछ आइकॉन्स हैं, एक रिसाइकल बिन आइकॉन इस तरह से एंड दूसरा माइक्रोसॉफ्ट एज वाला आइकॉन। अभी हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ये जो माउस एरो दिख रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करना तो एक पॉपअप मेनू खुलता है। ये राइट क्लिक करने वाला मेनू, जो मेनू निकल आता है राइट क्लिक करने से, इसको पॉपअप मेनू कहते हैं। एंड इसमें हम सीधे न्यू में जाके एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे इस तरह से। ये ध्यान रहे कि न्यू क्लिक करते करते आप और कहीं क्लिक ना करें, क्योंकि और कहीं क्लिक करने से वो सब मेनू गायब हो जाता है। तो सब मेनू को न्यू के साथ ऐसे पकड़ लेना चाहिए ताकि वो दोनों खुले रहे और सब मेनू बंद ना हो। इसको पॉपअप मेनू कहते हैं। एंड ये जो दूसरा मेनू जो खुल जाता है इसको सब मेनू कहते हैं। ये सब मेनू है। इसमें अनेक प्रकार के फ़ाइल खोलने के लिए ऑप्शंस हैं, जैसे बिट इमेज, बिट मैप इमेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। क्योंकि बिट मैप इमेज जो है ज़्यादातर MS पेंट में इस्तेमाल होता है इसका, ड्राइंग्स वगैरह करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हम टाइपिंग वगैरह करते हैं, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, लेटर्स टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स डाल सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं MS वर्ड में। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का सॉफ्टवेयर है एंड इसमें हम स्लाइड प्रेजेंटेशंस बनाएंगे। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब वो वर्ड पैड का फाइल खुलेगा ये ऑप्शन सेलेक्ट करने से। वर्ड पैड मतलब फॉर्मेटिंग तो है मगर लिमिटेड है। फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब नोट पैड खुल जाएगा। नोट पैड में लिमिटेड या ऑलमोस्ट ज़ीरो फॉर्मेटिंग होता है। एंड फाइनली हमारा एक्सेल वर्कशीट। अभी हम फ़ोल्डर बनाने के बाद इसमें एक्सेल वर्कशीट का एक फ़ाइल बनाएंगे। पहले हम फ़ोल्डर बनाएंगे इस प्रकार से। अभी जो फ़ोल्डर बना है इसके ऊपर हम न्यू फ़ोल्डर नाम लिखा हुआ है जो हाईलाइटेड स्टेट में है, उसको हम एक सूटेबल नाम देंगे। समझ लो एक्सेल फ़ोल्डर या एक्सेल। अभी मैंने एक्सेल नाम दिया है इस फ़ोल्डर को इस प्रकार से। ओके, अभी एंटर दबाते ही ये फ़ोल्डर तैयार है, मगर एक खाली फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर को खोलने के लिए उस फ़ोल्डर पे जाके हम माउस का दाहिना बटन डबल क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से खुल गया। फ़ोल्डर अभी खाली है और ये इस प्रकार से खुला है। देखो ऊपर आपको मेनूज़ दिखेंगे, होम, शेयर, व्यू एंड यहाँ लेफ़्ट साइड में पूरा फाइल एक्सप्लोरर दिख रहा है। इधर हम आते हैं खाली स्पेस में, यहाँ पे राइट क्लिक करके अभी इधर हम एक एक्सेल फ़ाइल बनाएंगे। न्यू में गए एंड अभी हम एक्सेल फ़ाइल बनाएंगे जो इधर नीचे मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। ओके, एक्सेल फ़ाइल को वर्कशीट कहा जाता है। अगर देखा जाए तो अभी ये एक्सेल फ़ाइल जो है ये हाईलाइटेड स्टेट में है। हम इसको एक सूटेबल नाम देंगे, एक्सेल फाइल 1। ओके, इस तरह से हमने एक फ़ाइल नाम दिया इसको ताकि ये नाम इस नाम से पहचाना जाए। अभी इसको खोलने के लिए मैं फिर से इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकती हूँ या फिर राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकती हूँ। ये दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक करके ओपन एंड दूसरा डबल क्लिक, वही चीज़ होता है, खुल जाती है एक्सेल फाइल इस प्रकार से। अभी देखो ये फ़ाइल जो खुली है ब्लैंक फ़ाइल है, नया फ़ाइल है जो हमने एक्सेल फाइल 1 नाम देके खुला है। ओके, तो इसका एक लेआउट मैं थोड़ा बता देती हूँ। इधर ऊपर आपको दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार बहुत सारे शॉर्टकट्स आप इसमें खोल के रख सकते हैं। जैसे ऑलरेडी 3 शॉर्टकट्स हैं। एक ये वाला फ्लॉपी वाला आइकॉन, ये फ्लॉपी वाला आइकॉन आपको सेव करने का मौका देता है, Ctrl+S। सीधे
Ctrl+S। ओके, दूसरा अंडू है। ओके, ये अंडू के लिए है एंड ये रीडू के लिए है। अब ये क्या है, ये टाइप करते करते पता चलेगा। और अगर कोई चीज़ आपको चेंज करना है, समझ लो आपने इधर कुछ टाइप किया, ओके, और ये रख दिया इस प्रकार से, एंड अभी आपको इसको अंडू करना है, तो आप ये अंडू बटन में क्लिक करेंगे तो जो हुआ है वो गायब हो जाता है, जस्ट लाइक इन वर्ड। वैसे उसको वापस लाने के लिए रीडू बटन है इस प्रकार से। देखो, तो ये वापस आ गया। फिर से अंडू करते हैं हम, अब ये निकल गया। ऐसे आप बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐड करके रख सकते हैं, जैसे सॉर्ट असेंडिंग रख सकते हैं, सॉर्ट डिसेंडिंग, अंडू, रीडू, स्पेलिंग। अगर मैंने स्पेलिंग डाल दिया तो इसको क्लिक करने पर ये एडिशनल स्पेलिंग वाला आइकन इसमें आ गया। और कुछ अगर आपको ऐड करना है क्विक एक्सेस टूल बार को, समझ लो न्यू, मतलब न्यू एक्सेल वर्कशीट खुलेगी, क्लिक करो इस प्रकार से। ये न्यू फाइल के लिए ऑप्शन है, देखो न्यू, Ctrl+N होता है जो नॉर्मल शॉर्टकट है फाइल खोलने के लिए। ऐसे आप जैसे चाहे वो वाले क्विक प्रिंट, देखो क्विक प्रिंट डाला तो प्रिंट आउट निकालने का एक ऑप्शन आता है। फिर समझ लो प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, इसको डाल दो तो इस प्रकार से आपका प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है। जो भी इस वर्कशीट में टाइप्ड है उसका प्रीव्यू नज़र आएगा प्रिंट आउट लेने से पहले। ओके, तो ये हुआ क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको क्विक लॉन्च टूल बार भी कहते हैं। इसको मैं इधर टाइप करके आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। अभी इधर मैं पूरा वर्कशीट सिलेक्ट कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि ये मुझे सेल्स जो है इसका साइज़ बहुत कम दिख रहा है, मुझे थोड़ा इसका साइज़ बढ़ाना है। जैसे इन अदर वर्ड्स जूम करना है, तो जूम करने के लिए नीचे बार है, जूम बार, ये वाला इधर, इट इज़ राइट डाउन हियर द जूम बार। देखो द जूम बार, ये जूम बार है इधर, इसको हम बढ़ा सकते हैं इसका इस तरह से, तो भी सेल्स बढ़ जाते हैं। एंड दूसरा तरीका है इधर इस कॉलम में जाके, इस सेल में जाके इसका साइज़ बढ़ा देना। समझ लो मैंने इसको 20 करना चाहा, तो इसको खोल दो एंड 20 चुनो, तो मेरा अभी सेल साइज़ बड़ा हो गया इस तरह से। तो आसानी से कोई देख सकता है कि सेल में क्या टाइप किया जा रहा है। जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ सेल का मोटा बॉर्डर बन जाता है। देखो इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ये एक्टिव सेल है। जो भी कुछ आप टाइप करेंगे इस सेल में आ जाएगा, एंड जो भी आप टाइप कर रहे हैं यहाँ फॉर्मूला बार में भी नज़र आता है। जस्ट देखो, मैंने इधर इक्वल टू साइन डाला तो इक्वल टू साइन फार्मूला बार में भी आ गया। समझ लो मुझे नाउ फंक्शन उपयोग करना है। नाउ मतलब आज का दिन और समय आ जाता है इस फंक्शन से। ऐसे करते ही देखो जैसे मैं इस एक्टिव सेल में टाइप कर रही हूँ वो इधर भी दिख रहा है हमको। ओके, सो यहाँ पे हम चेंजेस भी कर सकते हैं। समझ लो नाउ की जगह पे मुझे टुडे चाहिए तो मैं इधर चेंजेस भी कर सकती हूँ इधर जाके। सो ये एक फॉर्मूला बार है जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं या किसी चीज़ को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो पूरा जो फॉर्मूला जो है हट जाता है। अगर मैं फिर से कुछ और टाइप करना चाहती हूँ, समझ लो अभी मैं टुडे फंक्शन टाइप कर रही हूँ, तो ये इस प्रकार से आ जाता है। ओके, सो जो टुडे मैंने इस सेल G2 में टाइप किया है वो फॉर्मूला बार में भी नज़र आता है। अगर अब मुझे इसको एक्सेप्ट करना है तो मैं टिक को सिलेक्ट करूँगी, इस तरह से वहाँ पे टुडे लग जाता है। जैसे मैंने कहा ये टुडे फंक्शन जो है इस सेल में लग गया है G2। ओके, ये आपको इस तरह से रीड करना है सेल एड्रेस को G2। ये जो है ऊपरी हिस्सों में A B C वगैरह, ये कॉलम का लेबल होता है जिसको कहते हैं हम कॉलम नेम। ओके, एंड जो लेफ़्ट साइड में जो नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये जो है रो नंबर्स हैं। ऊपर वाले कॉलम नेम्स हैं एंड ये रो नंबर्स हैं। हर एक सेल एड्रेस कॉलम नेम एंड रो नंबर से बन जाता है, जैसे इधर G2। ओके, तो ये थोड़े बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो सबको आने हैं। ये हाईलाइटेड सेल को एक्टिव सेल कहते हैं। कोई भी फार्मूला टाइप इधर होता है और कहीं नहीं। ओके, तो अभी जो हाईलाइटेड सेल है, जो एक्टिव सेल है, वो D3 एड्रेस है इसका, और वो एड्रेस जो है हमको इधर दिख रहा है। देखो इसको नेम बॉक्स कहते हैं, ये नेम बॉक्स है। कोई भी चीज़ के बारे में और जानने के लिए सिर्फ आप माउस को उस पॉइंट में लेके छोड़ दे थोड़ी देर के लिए तो उसका मतलब निकल आता है।
जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर पे लगाया, देखो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर और भी ज़्यादा जानकारी मिल गई हमको। वैसे कट के ऊपर अगर माउस छोड़ा तो और भी जानकारी मिलती है। क्या करता है कट? रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो दैट यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। इसका मतलब यहाँ से टेक्स्ट को हटाओ और दूसरी जगह डाल दो पेस्ट करके। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट वैल्यूज़ टेक्स्ट आपको मिल जाते हैं बताने के लिए कि ये ऑप्शन क्या करता है। समझ लो मेरा कर्सर इधर है, अब ये फ़ॉन्ट के बारे में बता रहे सपोज़ मेरा कर्सर इधर है, अब ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ कह रहा है। देखो मेरा कर्सर अगर इधर है तो फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में बता रहे हैं। तो किसी भी आइकॉन के ऊपर आपने कर्सर को छोड़ दिया तो उसका और मतलब निकल आता है। जैसे अलाइन लेफ़्ट का है ऑप्शन, ये ऑप्शन सेंटर योर कंटेंट, मतलब सेल के अंदर जो है वो सेंटर हो जाएगा। ये है राइट अलाइन। ओके, सो ये देखो ये एक्सेल में और एक चीज़ है, टॉप अलाइन है, ओके, मिडल अलाइन है एंड बॉटम अलाइन है। अगर अलाइनमेंट इन एक्सेल आया तो इन 6 चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लेफ़्ट सेंटर एंड राइट है। इसके अलावा टॉप अलाइन है, मिडल अलाइन है एंड बॉटम अलाइन है। ओके, सो इस तरह से हम बहुत सारे सेल में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। बाजू में जो है इधर ये है ओरिएंटेशन। अगर हमने ओरिएंटेशन को खोला तो जो टेक्स्ट सेल में टाइप किया इसके अनेक ओरिएंटेशंस होंगे। एक तो एंगल क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, एक एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। ओके, तो अगर मेरा सेल ये है, ओके, एंड मैंने ओरिएंटेशन करना चाहा इस प्रकार से, सो वर्टिकल टेक्स्ट मतलब ये इस प्रकार हो गया। तो हमको इस संदर्भ में ये चाहिए नहीं, हमको सीधा टेक्स्ट चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं कि उसको फिर से रोटेट टेक्स्ट करते हैं, फिर से वही ऑप्शन सिलेक्ट करने से ओरिजिनल टेक्स्ट मिल जाता है। ओके, अगर इधर नीचे दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट इधर 1 शीट है, सिंगल शीट है, क्योंकि ये वर्जन लैपटॉप का वर्जन है तो इसीलिए मेरा सिंगल शीट दिखता है। नॉर्मल आर्म वाले कंप्यूटर में जो पीसी है वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट दिखेंगे। जैसे कि आप और शीट जोड़ना चाहते हो तो ये प्लस साइन दबाते रहो और एक शीट बन जाता है इस तरह से। ओके, तो इस तरह से नया शीट बन जाता है। अगर हमको शीट को नाम देना है तो हम शीट के ऊपर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे एंड इसको रीनेम करेंगे। देखो ये रीनेम नाम है, यहाँ पे रीनेम करो एंड इसको कुछ नाम दे दो। समझ लो रिज़ल्ट नाम दे रही हूँ मैं, RESULT, इस प्रकार से। ओके, मैंने रिज़ल्ट नाम देके इस शीट को सेव किया है। मगर ये पूरा शीट, ऑल द शीट्स आर इन दिस एक्सेल फाइल 1 वर्कबुक, इसको वर्कबुक कहते हैं। पूरे एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहते हैं। एंड जो इंडिविजुअल शीट्स जो है इधर नीचे जो मैंने लगाए हैं इनको वर्कशीट कहते हैं। ओके, हर एक वर्कशीट में सेल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज़ होते हैं, मेनूज़ होते हैं एंड इसके नीचे रिबन्स होते हैं। ओके, सिर्फ ये रूलर नहीं होता जो MS वर्ड में है। अभी यहाँ और एक ऑप्शन है, देखो ये क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शंस हैं जो हमने MS वर्ड में भी देखा था। ओके, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, एंड ये फिर फॉन्ट के ऑप्शंस है जहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। एंड ये बॉर्डर लगाने के लिए सेल को, समझ लो हमको किसी सेल को बॉर्डर लगाना है तो हम वो स्पेसिफिक रीजन सिलेक्ट करके इसमें जाके हम ऑल बॉर्डर्स करेंगे। अभी ऑल बॉर्डर्स करने से हमको जो भी सिलेक्टेड एरिया है उसको बॉर्डर लगेगा। समझ लो मैंने इतना सिलेक्ट किया तो इसको ऑल बॉर्डर्स लगाने के लिए हम ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन को खोलेंगे एंड क्लिक करेंगे इस तरह से, ये ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन। इस तरह से लाइनें लग जाती हैं एंड बॉर्डर जैसा बन जाता इन कंपैरिजन टू अदर सेल्स। ओके, अभी मैंने आपको इधर टुडे फंक्शन सिखाया था जो ऑलरेडी मैंने सिखाया, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे और कुछ करना है इस वर्कशीट में। ये बॉर्डर अगर मुझे हटाना है तो इसी तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगी एंड यहाँ बॉर्डर्स में जाके नो बॉर्डर करूँगी इस तरह से। सो अभी मेरा वर्कशीट पहले जैसा हो गया एंड आई हैव गॉट, इसका बॉर्डर भी हटा देती हूँ, जस्ट गो हियर एंड से नो बॉर्डर, इस तरह से। अभी मेरा वर्कशीट पहले जैसा हो गया है। उसमें एक शीट लगा है जिसको नाम मैंने रिज़ल्ट दिया है
इस वर्कबुक या एक्सेल फाइल का नाम एक्सेल फाइल 1 है एंड यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार है। ये सारे मेनूज़ है, फाइल मेनू ये ऐसे दिखता है, इसमें सारे ऑप्शंस है नए फाइल खोलने के लिए, जो फाइल बने हैं उसे खोलने के लिए ओपन ऑप्शन है, फिर सेव ऑप्शन है फाइल को सेव करने के लिए, सेव एज ऑप्शन है फाइल को नाम देके सेव करने के लिए। इन दोनों में फ़र्क ये है कि सेव ऑप्शन सिर्फ आपके बनाए हुए फाइल में जो चेंजेस हैं उसको सेव करता है। तो समझ लो आपने एक बार फाइल खोली, उसमें कुछ टाइप किया, सेव किया, तो जो टाइप किया वो सेव हो जाएगा। अगर आपने वो टाइप नहीं किया था एंड जब ये फाइल बंद करके बाहर आने की तरह कैंसिल किया तो अपने आप वो फाइल में जो चेंजेस थे वो निकल जाते हैं। ओके, वेरस सेव एज़ करने से आप फाइल को सेव भी करेंगे और उसके साथ साथ उसको नाम भी देके कॉपियाँ भी बना के रख सकते हैं। तो ये फाइल मेनू के ऑप्शन है। फिर प्रिंट ऑप्शन है जो प्रिंट आउट निकाल सकता है। ओके, एंड क्लोज ऑप्शन है जो बंद करता है। ये करने से फाइल मेनू बंद हो गया और फिर से ये पूछ रहा है वांट टू सेव योर चेंजेस टू एक्सेल फाइल 1.xlsx। अगर आपने सेव किया तो सेव करके बाहर आ जाएगा, कैंसिल करने से ये ऑप्शन से बाहर निकल के हम वापस वर्कशीट में जा रहे हैं। अभी ये अलाइनमेंट के बारे में तो मैंने बताया। मर्ज एंड सेंटर है, अगर हमको कुछ टाइप करना है और उसको सेंटर भी करना है तो हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे सेल्स को एंड उसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे। ये मर्ज एंड सेंटर करने से आपका ये पूरा एक सेल जैसा हो जाता है एंड इधर अगर कुछ टाइपिंग किया जाए तो वो सेंटर में आता है। इस तरह से देखो, डेटा वैलिडेशन, मैं इस तरह से आपको ये डेटा वैलिडेशन भी सिखा देती हूँ। वैलिडेशन, ओके, इसमें मिस्टेक हुआ थोड़ा स्पेलिंग का। सो इस तरह से डेटा वैलिडेशन का मैंने हेडिंग डाल दिया। इसको अगर चाहे तो आउटर बॉर्डर भी डाला जा सकता है। सो हम बॉर्डर्स में जाके आउटर बॉर्डर, ऑल बॉर्डर से आउटसाइड बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से इसका बॉर्डर बन जाता है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 सेल्स मर्ज्ड हैं। ये मर्ज्ड सेल्स हैं, एक बनाए हुए सेल्स हैं। जैसे दिखा जाए सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम और जी कॉलम से मर्ज किए हुए सेल्स डेटा वैलिडेशन में आए। ये एकजुट हुए सेल्स हैं, मर्ज्ड हैं एंड सेंटर्ड है, इसीलिए जो भी टाइप करेंगे वो सेंटर में आएगा डेटा वैलिडेशन। इधर मैं कुछ नंबर्स टाइप कर रही हूँ, समझ लो N1। ओके, यहाँ N1 नंबर 1 है, N2 ओके दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर से N3। ओके, 3 सेट ऑफ नंबर्स है मेरे पास अभी। इस तरह से अभी मैं यहाँ थोड़े नंबर्स ऐड कर रही हूँ इन रैंडम ऑर्डर में। ओके, कोई भी ऑर्डर जिससे कि हम नंबर्स को ऐड करें। 4 नंबर्स हैं, 4 या 5 नंबर्स। ओके, ये हुए N1 के लिस्ट में से, इसमें हम ये नंबर्स ऐड करेंगे। ओके, सो 3 डिजिट नंबर्स एंड इधर मैं 1 डिजिट नंबर एंटर कर रही हूँ इस तरह से। ओके, सो मेरे पास अभी 3 कॉलम है जिसमें 3 प्रकार के नंबर्स हैं। पहला कॉलम जो है इसमें 2 डिजिट नंबर्स हैं, दूसरे कॉलम में 3 डिजिट नंबर्स हैं एंड तीसरे कॉलम में सिंगल डिजिट नंबर्स हैं। मैंने इसीलिए ये ऐसे टाइप किया ताकि वो आपको सॉर्टिंग समझाए। इसमें हम अगर N1 सेट को सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो इस तरह से हम इस सीरीज़ को सिलेक्ट करेंगे, रेंज ऑफ सेल्स को, इसको रेंज ऑफ सेल्स कहते हैं। एंड सॉर्टिंग करने के लिए हम होम टैब में जाते हैं। होम टैब में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सॉर्ट करने के लिए, इधर सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है वो जो मैंने सिलेक्ट किया। तो सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके इसको खोल के यहाँ आप सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करो।
सो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मतलब छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में, इस तरह से। ओके, अभी यहाँ पे एक्सपांड सिलेक्शन हुआ एंड ये एक डायलॉग बॉक्स आता है, एक्सपांड सिलेक्शन करके सॉर्ट सिलेक्ट करना। तो इधर अभी इस तरह से हम सबसे बड़ा नंबर पहले एंड छोटा नंबर एंड में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर चुके हैं। फिर से हम सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके हम सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं। तो ऐसे करने पर ये जो है हम इधर सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन मतलब जो हमने सिलेक्ट कर रखा है पीछे इस डायलॉग बॉक्स के, ये सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट करो। तो अपने आप ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हुआ। एक तो डिसेंडिंग में सिखाया मैंने, एक असेंडिंग में सिखाया। अभी मैं दूसरा सेल से सिखाती हूँ, दूसरा कॉलम सिखाती हूँ। इस तरह से हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से सिलेक्ट करो एंड फिर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के नीचे की ओर। इस तरह से। सो हमने ये रेंज सिलेक्ट किया। अभी मैं इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में डालती हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके ये वाला ऑप्शन, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पहला ऑप्शन आता है, तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हुआ। यहाँ पे फिर से ये डायलॉग बॉक्स आ गया, यहाँ कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ऐसा करना। एक एक बार ऐसे डायलॉग बॉक्सेस आ जाते हैं, तब आपको उस डायलॉग बॉक्स में जो मैसेज दिया है यूज़र को, वो पढ़ के आपको नतीजे पे आना है या डिसीजन लेना है। ओके, तो इस तरह से मैं ये भी कॉलम सिलेक्ट कर रही हूँ, माउस का लेफ़्ट बटन दबा के, एंड इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। तो इससे आप सॉर्टिंग क्या है समझ चुके होंगे बाय नाउ। सॉर्टिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज़। मैंने अभी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, असेंडिंग मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सो तीनों कॉलम्स जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, मतलब छोटे से बड़े तक ऐसे ऊपर से नीचे ऑर्डर में हो गए हैं। इसको भी मैं एक बाउंड्री डालती हूँ इस प्रकार से, इसको मैं बॉर्डर लगाती हूँ, ऑल बॉर्डर्स करके। गो टू द ऑल बॉर्डर्स। सो मेरे पास अभी एक टेबल जैसा बन गया, जिसमें मैंने एक तो डेटा वैलिडेशन के लिए एंट्री करनी चाहिए और इधर मैंने एक टेबल भी बना दिया। सो इसको मैं ऐसे एक हाईलाइट एक कलर डालती हूँ शेड में, इस तरह से शेडिंग करके, एंड डेटा वैलिडेशन को भी शेड करती हूँ इस तरह से। इसको थोड़ा अलग, ये शेडिंग करने के लिए है। ओके, सो सी हाउ दिस लुक्स नाउ। डेटा वैलिडेशन को भी शेड किया मैंने, एंड टेबल के हेडिंग को भी शेड किया। ये शेडिंग का ऑप्शन है जो होम टैब में मिलता है। ये सारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करता है, फिल कलर में आता है, ये टेक्स्ट कलर में आता है। अगर आपको टेक्स्ट को भी रंगीन करना है तो वो यहाँ जाके करेंगे आप, टेक्स्ट कलर में। ओके, तो अभी डेटा वैलिडेशन क्या है मैं वो सिखाना चाहती हूँ आपको। डेटा वैलिडेशन मतलब किसी भी रेंज में से आप वैल्यूज़ को देख के उसी रेंज में नंबर्स एंटर करेंगे। समझ लो मुझे अभी कुछ वैल्यूज़ एंटर करने हैं, इधर एक एडिशनल रो में डालती हूँ, राइट क्लिक करके इंसर्ट करके मेरे इस टेबल के ऊपर एक रो आ जाता है। और ये जो है मैं अभी यहाँ इसके ऊपर थोड़े अपर लिमिट्स डालती हूँ। इसका अपर लिमिट 100 है, इसका अपर लिमिट समझ लो 1000 है, एंड इसका अपर लिमिट समझ लो 10 है। ओके, ये सिर्फ आपको डेटा वैलिडेशन दिखाने के लिए मैंने ऐसे सेटिंग कर रखी है। इसको भी हम बॉर्डर डाल सकते हैं इस तरह से। ओके, वी विल जस्ट गिव बॉर्डर टू ऑल 3 ऑफ द टोटल वैल्यूज़ ऑफ द सेल। इस तरह से बॉर्डर आ गया। एंड अभी हम चाहे तो इस सेल को भी थोड़ा दूसरे कलर का कर देते हैं, इस तरह से शेडिंग बदल देते हैं, जस्ट टू शो दैट इट्स अ डिफरेंट कॉलम। ओके, यहाँ पे ब्लू डाल दिया। सो इस तरह से हमने कुछ वैल्यूज़ भरे हैं, एंड हम अब इसका डेटा वैलिडेशन करेंगे। क्योंकि ये 100 के ऊपर है,
इस रेंज के जो वैल्यूज़ हैं, ओके, ये 0 और 100 के बीच में होने चाहिए, या फिर से 30 और 100 के बीच में होने चाहिए। और 30 से कम डाला या 100 से ज़्यादा डाला तो हम एरर मैसेज दिखाएंगे स्क्रीन पे। सो डेटा वैलिडेशन करने के लिए पहले आप रेंज को सिलेक्ट करें जिसमें आप वैल्यूज़ एंटर करने वाले हैं, एंड डेटा में जाके, ये डेटा टैब है, ओके, डेटा टैब में जाओ एंड फिर आप डेटा वैलिडेशन में जाओ। डेटा वैलिडेशन आपको इधर मिलेगा, इस ऑप्शन में खोलो इसको एंड डेटा वैलिडेशन करो। ये करते ही एक डायलॉग बॉक्स निकल आता है, क्योंकि जो नंबर्स मैंने एंटर किए हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू को एनी वैल्यू की जगह पे सिलेक्ट करके होल नंबर सिलेक्ट करते हैं। ये होल नंबर हो गया, बिटवीन हो गया, बिटवीन मतलब इस बीच। इसका मिनिमम मैंने जैसे आपको बताया था, एक तो 30 था, मतलब 30 से कम यहाँ नहीं डालना है, एंड मैक्सिमम इधर डाला था 100, तो 30 से कम नहीं एंड 100 से ज़्यादा नहीं इसका मतलब। फिर हम एरर अलर्ट में जाते हैं एंड इधर एक एरर अलर्ट डिसाइड करते हैं। एरर्स जो हैं 3 प्रकार के हैं, स्टॉप, वार्निंग एंड इन्फॉर्मेशन। हम स्टॉप सिलेक्ट करते हैं, कोई भी एक आप 3 में से सिलेक्ट कर सकते हो। स्टॉप इस प्रकार से क्रॉस होके आएगा, लाल वाला क्रॉस। वार्निंग इस प्रकार से आएगा एंड इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से आएगा। तो अभी मैं इसमें जा रही हूँ एंड स्टॉप वाला मैं हैंडल करती हूँ। टाइटल में आप दे दो एरर, इतना ही रखो, ERROR, एंड इसको एक जैसे आप एक्सक्लेमेशन दिखा रहे हैं इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाल दो साइड में। यहाँ नीचे एरर मैसेज में आप टाइप करो एंटर नंबर्स बिटवीन 30 and 100 only। ओके, 30 and 100 only। इस तरह से आपने कुछ सेटिंग कर रखी है ताकि यूज़र को पता चलता है कि जब वो इस रेंज में कोई भी वैल्यू में चेंजेस डाल रहा है, चेंजेस कर रहे हैं, या नया वैल्यू डाल रहे हैं, या फिर टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो नंबर रेंज 30 एंड 100 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ये इसके बाहर हो गया तो एरर मैसेज आता है। देखो अब ये ओके करके हम सेटिंग कर रहे हैं, तो पहले वाले कॉलम की सेटिंग हो गई, डेटा वैलिडेशन हो गई। इधर अगर मैंने चेंजेस करने चाहे, आई पुट 29 हियर विच इज़ अगेंस्ट द रूल्स एंड देन प्रेस्ड एंटर, मुझे इस प्रकार का एरर मैसेज आ जाता है, एंटर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 100 ओनली। ये हमने सेटिंग कर रखी है। इस प्रकार के सेटिंग को डेटा वैलिडेशन कहते हैं। ये एरर मैसेज आता है। अगर मैंने रिट्राई सिलेक्ट किया, ये देखो जो सिलेक्टेड है, रिट्राई किया, तो जो मैंने ये सिलेक्ट किया जो गलत है उसके ऊपर शेडिंग आ जाती है। तो अब हम कोई वैल्यू डाल के उसको सेटल कर सकते हैं। ओके, अभी फिर से देखो, मैंने 55 को बदलना चाहा है। अभी मैं यहाँ 900 टाइप करती हूँ और एंटर दबाती हूँ, तो फिर से मैसेज आ गया, एंटर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 100 ओनली। सो आप अब कैंसिल करना, कैंसिल करने से वापस वो हट जाता है जो मैंने 900 के ऊपर डाला था और पिछला नंबर आ जाता है। ओके, अगर मैंने इसी के ऊपर कुछ और डाला और एंटर करके हेल्प प्रेस किया, तो हेल्प प्रेस करने से मुझे एक हेल्प फाइल स्क्रीन पे नज़र आएगी। ओके, इस तरह से वो हेल्प देता है जो इस एरर के बारे में होगा। मगर अगर मेरे पास इंटरनेट है तो ही ये इंटरनेट से जुड़ के आ जाएगा। ओके, वो हेल्प फाइल जो है इंटरनेट से जुड़ा हेल्प फाइल है। सो ज़्यादातर आप रिट्राई या कैंसिल इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, रिट्राई किया तो उसके ऊपर चेंजेस करने का मौका मिलता है और फिर आप उसको सेटल कर सकते हैं। तो ये हुआ डेटा वैलिडेशन बिटवीन 30 एंड 100। वैसे ही 1000 के लिए भी आप 100 और 1000 के बीच में इसके ऊपर वैलिडेशन कर सकते हो। वैसे इधर 1 से लेके 8 तक वैलिडेशन कर सकते हो। चौथा कॉलम एक डालती हूँ मैं इधर, N4 वाला, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ नेम्स टाइप करूँगी। ओके, जैसे इस तरह मैं कुछ नेम्स टाइप करती हूँ इसमें।
ओके, सो हमारे पास अभी नाम है और मैं नाम के ऊपर भी डेटा वैलिडेशन करना चाहती हूँ। ओके, सो इसको मैं शेड करूँगी विद द येलो कलर। इस तरह से, ये ब्लू है तो इसको येलो में शेड करेंगे इस तरह से, एंड इसको बॉर्डर भी डालेंगे। तो ऐसा हो गया हमारा। एंड इसको हमको थोड़ा बढ़ाना है डबल क्लिक करके, तो इसका विड्थ लेता है वो। सबसे लंबे वर्ड का विड्थ मिलने के लिए हम इस कोने में जाते हैं जहाँ पे कॉलम नेम है। जब ये ऐसे प्लस साइन वाला एरो जैसा बनता है, हम डबल क्लिक करेंगे तो वो उस विड्थ का होता है, नहीं तो आधा या थोड़ा कवर्ड दिखेगा नाम, क्योंकि इसका विड्थ यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। अब इसको भी हम सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर्स करते हैं। अभी मैं आपको नेम कॉलम के ऊपर डेटा वैलिडेशन कैसे किया जाता है वह बताती हूँ। रेंज को ऐसे सिलेक्ट करो इस प्रकार से। अभी हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा में डेटा वैलिडेशन। तो डेटा टैब पे क्लिक करो एंड गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन इधर है, एंड गो टू डेटा वैलिडेशन। एंड यहाँ पे फिर से वो डायलॉग बॉक्स खुलता है इस प्रकार से। हम सेटिंग्स में जाते हैं एंड सेटिंग्स में एनी वैल्यू की जगह पे हम टेक्स्ट लेंथ चुनते हैं। इस प्रकार के कॉलम में जहाँ पे टेक्स्ट टाइप है, वो टेक्स्ट लेंथ कॉलम का टेक्स्ट लेंथ का क्राइटेरिया इस्तेमाल करता है। डेटा जो है बिटवीन होगा, मिनिमम टेक्स्ट लेंथ आपका 5 होना चाहिए या से 4, क्योंकि अजय तो 4 है। एंड मैक्सिमम समझ लो आपका 8 है। 8 से ज़्यादा आप अक्षर इस कॉलम में नहीं भरेंगे। अगर ऐसा किया तो एरर अलर्ट में जाके आप समझ लो दूसरे प्रकार का अलर्ट आप सिलेक्ट कर रहे हैं, वार्निंग। ओके, एंड वार्निंग को सिलेक्ट करके आप वार्निंग मैसेज को भरेंगे इस प्रकार से। ओके, डेटा वैलिडेशन। ओके, वार्निंग जो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप एरर डालना इस तरह से, एरर। ओके, एंड इधर आप टाइप करना एंटर टेक्स्ट ऑफ मिनिमम 4 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 8, क्योंकि 8 मैक्सिमम था इसमें। ओके, आप 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कैसे आप टेक्स्ट लेंथ को वैलिडेट करेंगे इस वाले कॉलम में। ओके करने पर देखो इस तरह से आता है। सो 8 अक्षर वाला कोई है नहीं। एंड अगर मैंने इसमें और थोड़े अक्षर डाले इस प्रकार से, स्पेस डाला, फिर मैंने जे डाला, फिर के डाला एंड एंटर दबाया, तो ऐसा मैसेज आएगा। सी, एंटर टेक्स्ट ऑफ मिनिमम 4 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 8। सो कंटिन्यू से नो। नो करने के लिए क्लिक ऑन द नो इस तरह से। एंड अभी वापस आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं एंड यू कैन डिलीट वॉट एवर यू वांट इस तरह से, एंड सेटल विथ मिनिमम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स। ओके, इस तरह से। सो ये हुआ आपका टेक्स्ट वैलिडेशन। अगर आपने अजय के जगह पे कुछ इस तरह से कुछ टाइप किया 3 अक्षर वाला, तो भी आपको ये एरर मैसेज मिल जाएगा, क्योंकि मिनिमम 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 8। सो नो करने पर वापस हाईलाइट उसके ऊपर हो जाता है। अभी आप सही उसको कर सकते हो इस तरह से। ओके, सो ये हुआ टेक्स्ट वैलिडेशन। आप रेंज को सिलेक्ट करके टेक्स्ट लेंथ को चुनेंगे डेटा वैलिडेशन में, एंड फिर एरर मैसेज सेट करेंगे एंड मिनिमम मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ सिलेक्ट करेंगे। वैसे हम एक कॉलम डालते हैं इधर N5, एंड इसको भी हम शेडिंग देके
तरह से हम शेडिंग डालेंगे इसमें येलो कलर का, एंड इसमें हम सारे डेट्स एंटर करेंगे। ये अभी डेट कॉलम होगा, हम अभी वैलिडेशन डेट के ऊपर कर रहे हैं। सो डेट में वैलिडेट करने के लिए मैं एक डेट वैल्यू एंटर करूँगी इधर। ओके, इस प्रकार से ओके। इस तरह से हम डेट एंटर करेंगे, स्लैश करके टाइप करते वक्त अपने आप वो उस फॉर्मेट का हो जाता है। ओके, ये सारे डेट्स मैंने एंटर किए जस्ट टू इंडिकेट हाउ टू यूज़ डेटा वैलिडेशन ऑन डेट्स। देखो इस तरह से भी आप कर सकते हैं डेट एंटर, तो इस तरह से आ जाता है। सो ये एक प्रकार का फॉर्मेट है डेट एंटर करने के लिए। तो मेरे पास अभी ये डेट्स हैं, और इसके ऊपर जब हम डेटा वैलिडेशन करेंगे तो डेट रेंज को सिलेक्ट करके हमको करना है, मतलब मिनिमम कोई एक डेट एंड मैक्सिमम कोई दूसरा डेट। सो अगर हमको मिनिमम डेट 1998 रखना है साल में, एंड मैक्सिमम साल 2022 रखना है, तो उसको इस तरह से हम वैलिडेट करेंगे। ये सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा एंड डेटा वैलिडेशन, इस तरह से एंड डेटा वैलिडेशन चुनो, एंड यहाँ पे सेटिंग्स में जाके एनी वैल्यू की जगह पे डेट चुनो, इस तरह से, एंड बिटवीन यहाँ पे स्टार्ट डेट आपको डालना है। स्टार्ट डेट आप इस तरह से डालो, 98 मैंने कहा था, एंड एंड डेट 2021। ओके, सो ये अगर इस डेट रेंज के बाहर गया तो एरर अलर्ट भी सेट करना है आपको। अभी हम तीसरा एरर अलर्ट सेट करेंगे इन्फॉर्मेशन वाला, क्योंकि दूसरे में वार्निंग डाला था हमने। यहाँ भी इसी तरह एरर को एक लेबल देना, इस तरह से। ओके, एंड इधर जाके हम एरर मैसेज टाइप करेंगे, एंटर डेट्स बिटवीन ईयर 1999 या 1998 एंड 2021 ओनली, जो हमने इधर सेट किया था। सो ऐसे करने से यहाँ एक वैलिडेशन जैसे बन जाती है, एंड जब हम इधर चेंजेस करते हैं इस तरह से, ओके, यहाँ पे डालेंगे 23, तो ये तो बड़ा डेट हो गया। एंटर करते ही ये एरर मैसेज आता है, एंटर डेट बिटवीन सो एंड सो। सो ये गलत डेट है, इसलिए ओके करने पर वो ले लेता है। अगर हमने कैंसिल किया तो हमको एक मौका मिलता है उसको चेंज करने का। तो पिछला डेट आ जाता है जो हमने पहले टाइप किया था। अभी हम क्या करते हैं कि इसको पूरा बदल देते हैं, क्योंकि वो ऐसे करते हैं तो ये डेट वो ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो इस तरह से हम डेट वैलिडेशन करते हैं। जस्ट लाइक यू डू इन द नंबर्स, यू डू द सेम फॉर टेक्स्ट। सिर्फ टेक्स्ट में वो लेंथ कंसिडर करता है, मतलब कितने अक्षर हैं, एंड डेट में वो साल कौन 2 साल के बीच में है वो डेट, वो चेक करके वैलिडेशन करता है। सो ये 3 फील्ड्स मैंने दिखा दिए। वैसे ही आप टाइम फील्ड भी एंटर करके टाइम के ऊपर वैलिडेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा वैलिडेशन के अनेक ऑप्शंस हैं। ओके, यहाँ पे ओके, इस तरह से जाके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
एंड अगर आपको ये वैलिडेशन रूल हटाना है तो आप क्लियर ऑल करके, क्लियर ऑल ऑप्शन है, सिलेक्ट करके पूरा रेंज क्लियर ऑल करके वो सारे रूल्स हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। अब अगर डेटा वैलिडेशन में और एक ऑप्शन है जो है सर्कल इनवैलिड डेटा। ओके, सर्कल इनवैलिड डेटा के लिए आपको पहले डेटा वैलिडेशन में जाना है। पहले रेंज चुनेंगे हम, ओके, इस तरह से, एंड इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा में जाते हैं। ओके, सॉरी, बंद करते हैं, कैंसिल। ओके, सिलेक्ट किया रेंज, इसमें गए एंड सर्कल इनवैलिड करते हैं, फिर डेटा वैलिडेशन करते हैं। इसके अंदर हम होल नंबर चुन रहे हैं, बिटवीन चुन रहे हैं। इधर हम क्या करते हैं कि हम इनवैलिड डेटा को सर्कल कर रहे हैं, तो हम इसको हम मिनिमम जो है 1 रखते हैं एंड मैक्सिमम जो है हम समझ लो 500 रखते हैं। तो जो भी इस रेंज के पहले या बाद में है तो उसके लिए हम ओके करके फिर डेटा वैलिडेशन में जाके सर्कल इनवैलिड डेटा करते हैं। तब हमको वो वैल्यू सर्कल हुआ मिलेगा जो उस रेंज के बाहर सेट हुआ है। हमने इस रेंज के लिए 1 से लेके 500 तक ही रखे थे, तो इसीलिए 789 जो है 500 से बाहर होने की वजह से ये सर्कल होके आया। ऐसा भी वैलिडेशन कर सकते हैं। समझ लो इधर मैंने 700 डाल दिया तो ये भी सर्कल होके आ जाता है। तो इधर मैंने पहले से ही वैलिडेशन कर रखी थी तो इसीलिए वो ऐसा मैसेज देता है एंड हमको एक मौका मिलता है इस तरह से एडजस्टमेंट करने का। तो हम क्या करते हैं, ये रूल्स सारे क्लियर कर देते हैं इसमें से। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़, रूल क्लियर करने के लिए डेटा वैलिडेशन में जाओ एंड डेटा वैलिडेशन ऑप्शन चुन के क्लियर ऑल करो इस तरह से। ओके, क्लियर ऑल करने पर सारे रूल्स गए एंड अब जो हो रहा है हम बगैर की कंडीशन के एंटर कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं होएगा क्योंकि हमने वो रूल्स सारे निकाल दिए इस तरह से। अभी अगर सर्कल करना है इनवैलिड डेटा को तो उसके लिए भी हम रेंज ऐसे चुनेंगे एंड डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। ओके, डेटा वैलिडेशन में गए एंड डेटा वैलिडेशन में जाके इधर हम एक रेंज चुनेंगे, समझ लो होल नंबर, एंड इधर बिटवीन समझ लो 10 और 400। सो जो भी वैल्यू के बाहर आया वो सर्कल करके आना चाहिए, मगर उसके लिए आपको फिर से डेटा वैलिडेशन में जाके यू हैव टू से सर्कल इनवैलिड डेटा। तो जो भी इनवैलिड है इस तरह से सर्कल होके आता है। तो ये भी एक फीचर है डेटा वैलिडेशन का जो आपको बताता है कि कौन सा वैल्यू रेंज के अंदर नहीं है, मगर इधर एरर मैसेज नहीं आता है। बाकी तरीक़ों में एरर मैसेज आते हैं। तो ये कुछ डेटा वैलिडेशन के ऑप्शंस है जो मैंने आज सिखाए आपको। आप प्रैक्टिस करके देखना कि अगर ये हो रहा है। जब हम एक क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स करते हैं अपने आप वो रेड कलर सर्कल्स गायब होता है। ओके, so thank you. Do subscribe to my channel for the latest updates, latest videos.